हाँ जी स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सबका अपेक्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रयोगवादी युग की। जैसा कि हमने देखा कि हिंदी साहित्य के इतिहास का आधुनिक काल एक ऐसा काल रहा जिसमें ये माने कि समय समय से विभिन्न धाराएं अपने प्रभाव में आती रही। जिसमें हमने भारतेंदु युग के बारे में पढ़ा, द्विवेदी युग के बारे में पढ़ा, प्रगतिवाद, छायावाद के बारे में पढ़ा। और आज हम बात करते हैं प्रयोगवाद की। ये एक ऐसा युग था जब कविता के क्षेत्र में नए नए प्रयोग हुए। और ये माने कि कहते हैं ना, लीक लीक गाड़ी चले, कायर चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। तो कविता के लिए भी यही बात है कि हम लोग कहते हैं कि कल लेखनी जो होती है ना, वो किसी की दास नहीं होती है ना। कलम अगर अपने तरीके से ना चली तो वो कलम क्या रही, है ना। तो अब ये युग एक ऐसा आ गया था जिसमें कविता के क्षेत्र में नए नए प्रयोग हुए। कविता के क्षेत्र में छंद मुक्ति आंदोलन की बात तो हम कर ही चुके हैं, पिछले छायावाद में भी की, कि छंद मुक्ति आंदोलन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने चलाया था। इसीलिए उनकी कविताओं को रबड़ छंद भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा है कि बांध बांध दो इन बंधनों को, तोड़ दो इन बंधनों को, है ना। कविता को बंधनों में मत बांधो, छंदों में मत बांधो, मात्राओं में मत मत बांधो। तो अब ये तो पक्का था ही कि इस युग में कविता जो है मुक्त कविता के रूप में आ गई थी। अब आप कहेंगे कि मैम कि चलो ठीक है, आप ये कहते हो कि इस युग में कविता के क्षेत्र में प्रयोग हुए, पर प्रयोग किस तरह से हुए? क्या विषय नए आए? तो मैं कहूंगी जी हाँ, विषय भी नए आए। और मैम कैसे कैसे विषय आए? विषयों का बातें तो वही होती हैं, समाज की समस्याएं तो वही हैं। उन समस्याओं को उठाना तो एक कवि की फितरत में ही होता है कि वो समस्याओं को उठाता है। मैं कहती हूँ ठीक है, वो तो उठाई ही इन्होंने। तो फिर प्रयोग नए कैसे हुए? इन्होंने क्या कहा कि अब जो कविता कविता में पुराने ढर्रे से मत लिखो। बात को कहना है, बात को कहने के तरीके, चाहे बात वही हो, चाहे समस्या को किसी को उठाना है, लेकिन नए नए तरीकों के माध्यम से उठाओ, नए नए प्रतीकों के माध्यम से। तो ये कविता जो ऐसी थी जिसमें बिंब और प्रतीक पर अधिक बल दिया गया, नए नए और नए बिंबों पे, नए प्रतीकों पे बल दिया गया कि बात कहनी है उसको इस तरीके से कहो कि मतलब कुछ अलग तो हो ना। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, कुछ ऐसी तान सुनाओ, कुछ अलग सा सुनाओ। तो अब ये कवि क्या करने लगे? इन कवियों ने नए विषयों, नए प्रतीकों को उठाया। जैसे मान लीजिए कि मान लो कि मैं अब कहूँ, बाई द वे मैं कॉलेज में भी पढ़ाती थी, तो मुझे बहुत दुख भी होता था कि क्लास में जब जाते थे तो स्टूडेंट्स जो हैं वो होते ही नहीं थे और पंखे चल रहे होते थे, खाली पंखे चल रहे होते थे, है ना। तो दुख भी होता था कि पंखे चल रहे हैं, बिजली जो है वेस्ट हो रही है और स्टूडेंट्स हैं ही नहीं। अब मैं चाहूं उस समस्या को बताना कि स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो एक तो तरीका सीधा है कि मैं कह दूं भाई स्टूडेंट्स आते नहीं हैं, स्टूडेंट्स पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्लासेस के पंखे से चलते रहते हैं। एक मैं कहूं कि आज मुझसे पंखे ने कुछ बात की, क्लासरूम में चल रहा था अकेला ही धैर्य धन, धीरे धीरे धीरे। मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने सोचा पूछूं, अरे पंखे भैया क्या बात है, तुम अकेले बोर नहीं होते? तो वो कहने लगा, तो इस तरह से मैं क्या करूं, एक कविता ही बना दूं। ठीक है, उस कविता के माध्यम से ये मैं बता दूं कि भाई आज के स्टूडेंट्स कहाँ उसको पढ़ के, और कितना इंटरेस्टिंग वे से, अच्छा भी लगेगा और अच्छा पंखे से बात की। तो यहाँ पर मानवीकरण तो होगा ही। और ये एक तरीका इन्होंने नया सुझाया। आप कहेंगे चलो ठीक है मैम, ये तो ठीक है, और क्या नया आया? अब और ये नया आया कि अब तक जो कवि था ना, प्रयोगवाद से पहले का कवि था ना, वो क्या करता था, चेतन मन की बातें करता था। यानी जो है या जो होना चाहिए उसकी बात करता था। लेकिन ये कवि जो ऐसे आए ना, प्रयोगवादी कवि, इनकी कविता में क्या आया? इनकी कविता में उन्होंने अंतर्मन की बातों को लिखना शुरू किया। अंतर्मन की बातों से तात्पर्य क्या हुआ कि अनकॉन्शियस माइंड,
अब आपको इस कविता को पढ़ने के लिए फ्रॉइड के मनोविश्लेषणवाद को भी पढ़ना होगा, क्योंकि फ्रॉइड क्लिनिकल साइकोलॉजी के पिता रहे हैं, चिकित्सा मनोविज्ञान के पिता रहे हैं। और एमए के जो स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने तो पढ़ा ही होगा फ्रॉइड के बारे में जरूर। तो अब क्या है, साहित्य शास्त्र में अब हम एमए में भी पढ़ाते हैं बच्चों को। तो मनोविश्लेषणवाद ये कहता है कि आज जो भी बीमारियां व्यक्ति की होती है ना, वो सारी की सारी मन से जुड़ी हुई होती हैं। फिर उन्होंने, फ्रॉइड ने जैसे मन के 3 हिस्से बताए, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, चेतन, अचेतन, अवचेतन मन। अब अवचेतन मन जो होता है ना बेटा, उसमें वो सारी इच्छाएं इकट्ठी हो जाती हैं जो हमारी जाग गई थी लेकिन पूरी नहीं हुई। ठीक है। अचेतन तो है ही, इच्छाओं का घर भंडार है ना। चेतन कंट्रोल करता है, वो जो चीज मतलब मैनेज मैनेज करता है। आप हमारी पर्सनालिटी का प्रशासनिक अधिकारी कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो अचेतन मन क्या कहता है, अचेतन मन में मान लो बहुत सारी इच्छाएं हैं, अब वो जाग जाती है ना, जब वो और जाग जाती है तो वो चाहती है कि वो पूरी हो। अब हमारी कुछ शक्तियां भी हैं, पावर्स ऑफ माइंड भी हैं। वो पावर्स कहती हैं कि पूरी करो इन इच्छाओं को, नहीं तो फिर टेंशन होती है ना। तो क्या होता है कि अवचेतन मन में अगर वो जाग गई और पूरी नहीं हुई ना, तो वो अवचेतन में आ जाती है। अब उसमें क्या है कि अ- अब इसी के कारण जो जो ये कवि है ना, इनकी खासियत क्या है कि अब इन्होंने क्या किया था, किसी के भी मन की बातों का वर्णन करना शुरू किया था ना, तो वो अंदर घुस के करना शुरू कर दिया। इतना हमारा कवि कैपेबल हो चुका था इस समय पे कि हमारे जो समाज के सामाजिक प्राणी जो हैं, उनके मन के भीतर की बातों को लिखना भी शुरू कर दिया था हमारे प्रयोगवादी कवियों ने। अपने मन की बातों को भी लिखना शुरू कर दिया था। अचेतन का गवर, अंधेरे में कविता सुनी होगी आपने, है ना। तो फैंटेंसी, इस युग की खास विशेषता क्या है, फैंटेंसी, धुआं सा, क्योंकि कभी चेतन, कभी अचेतन, कभी अवचेतन, इस तरह से मन की बातें वो कहता था। ठीक है। तो ये तो बात हुई। अब आपने देख लिया बौद्धिकता इसमें है। छंद मुक्ति आंदोलन तो चल ही पड़ा था, मुक्त छंद कविता है, लंबी कविताएं इनमें है। और इसके साथ साथ नगरीकरण हो गया था, शहरीकरण हो गया था। शहरीकरण होने के कारण समाज में रिश्ते नाते सब टूटने लगे थे, है ना। और अकेलापन, अकेलापन बहुत अधिक अकेलेपन का शिकार हो गए थे जो समाज के लोग, उनका चित्रण है। तो देखिए ये चीजें इसमें आ जाएंगी। अब आपको इसमें क्या क्या करना है, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रयोगवादी कविता की विशेषताओं पे भी प्रश्न आ जाते हैं। प्रयोगवादी की कविता में क्या क्या विशेषताएं हैं, उनकी चॉइस पे अगर एमसीक्यूज आते हैं तब भी चॉइस के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। फिर प्रयोगवादी कवि कौन से हैं। और एक समय आया जब 1953 में नई कविता नामक पत्रिका प्रकाशित होती है जगदीश गुप्त जी के संपादन में। तो उस समय इसका नाम नई कविता पड़ गया। तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है प्रयोगवादा और नई कविता में, हम दोनों को इकट्ठा ही करेंगे। तो बेटा प्रयोगवाद हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की एक महत्वपूर्ण काव्य धारा है जो मुख्यतः 40 के दशक के आसपास विकसित हुई। यह धारा परंपरागत काव्य रूपों, विषयों और अभिव्यक्ति के तरीकों से हटकर नए प्रयोग, नई संवेदना और अभिव्यक्ति के अनुभव पर आधारित है। प्रयोगवाद की उत्पत्ति और पृष्ठभूमि। तो छायावाद में जहां भावुकता और कल्पना का वर्चस्व था, वहीं प्रगतिवाद में सामाजिक यथार्थ और वर्ग संघर्ष का चित्रण था। इन दोनों के बीच एक ऐसी धारा की आवश्यकता हुई जो व्यक्ति की स्वतंत्र चेतना, आधुनिक जीवन की जटिलता और अभिव्यक्ति की नवीनता को सामने ला सके। इस पर जोंग का, फ्रायड का, सार्त्र के अस्तित्ववाद का भी प्रभाव है। ठीक है। तो इस प्रकार इस धारा का विशेष योगदान रहा। उनकी संपादित कृति तार सप्तक देखो। अच्छा, इस धारा में एक प्रसिद्ध व्यक्ति रहे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे जी को प्रयोगवाद का पिता कहा जाता है। और अज्ञे जी के निर्देशन में एक जो पत्रिका प्रकाशन हुई थी तार सप्तक। ठीक है। तो इसमें तार सप्तक के काफी क्वेश्चन आ जाते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो प्रयोगवाद का मतलब क्या है, भाषा में भी नया प्रयोग आया, भाषा में नए नए इंग्लिश के शब्द, ये शब्द आने लगी है। शैली में भी प्रयोग आया, विषय के क्षेत्र में प्रयोग हुए, संरचना के क्षेत्र में प्रयोग हुए। यानी वही बंधन में नहीं बंधी थी ये कविता।
व्यक्तिवाद, इसमें है व्यक्तिवाद का मतलब क्या है? व्यक्तिवाद का मतलब है अपने निजी अनुभवों का वर्णन करना, ठीक है। नवीनता और प्रयोगशीलता है इसमें, बौद्धिकता है, भावुकता नहीं है, तर्क है, विचार है, बौद्धिकता है। अर्थ को सीधे न कहकर संकेतों में व्यक्त करना, ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि जैसे पंखे का उदाहरण देके। भाषा भी नवीन है, अस्तित्ववादी चिंतन है। प्रमुख कवि देखो बेटा, अगे, माथुर, अग्रवाल जी हैं, धर्मवीर भारती जी हैं, रघुवीर सहाय हैं, ठीक है। अब बात आती है प्रमुख कृतियों की, तो तार सप्तक है। देखो, अगे की जो है ना तार, पहला, हालांकि सप्तक तो कई हुए, लेकिन जो पहला तार सप्तक है ना उसको पहला नहीं कहते, उनको तार सप्तक ही कहते हैं, ठीक है। फिर दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक इस तरह से। उपलब्धियां देखें तो कविता को नई दिशा मिली, भाषा और शैली में क्रांतिकारी परिवर्तन आए, नई कविता का मार्ग प्रशस्त हुआ। सीमाएं क्या है? अत्यधिक बौद्धिकता के कारण कविता कठिन हो गई, सामान्य पाठक के लिए समझना मुश्किल हो गया। ये प्रयोगवाद हिंदी कविता के एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसने काव्य परंपरा की सीमाओं को मुक्त कर नवीन अभिव्यक्ति, स्वतंत्र चिंतन और आधुनिक संवेदना प्रदान की है। हिंदी कविता का विस्तृत और प्रयोगवादी कविता का विस्तृत और विश्लेषणात्मक विवेचन। ये है पृष्ठभूमि कि प्रयोगवाद का उद्भव 1940 में हुआ। ये वो समय था जब भारत में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्तर पर तीव्र परिवर्तन हो रहे थे। छायावाद में कल्पना और प्रकृति की भावुकता का प्रभुत्व था। प्रगतिवाद प्रगतिवाद 1936 के बाद में सामाजिक यथार्थ, वर्ग संघर्ष और साम्यवाद का प्रभाव था। इस धारा को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय अज्ञेय जी को जाता है। उन्होंने 1943 में तार सप्तक का संपादन कर नए कवियों को मंच दिया और हिंदी कविता में प्रयोगशीलता की शुरुआत की। प्रयोगवाद का अर्थ और स्वरूप, तो ये एक सामान्य अर्थ है, काव्य में नवीन प्रयोग करना, परंतु साहित्यिक दृष्टि से इसका अर्थ अधिक व्याप्त है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं, जैसे व्यक्तिवाद हो गया। व्यक्तिवाद का मतलब मैं शैली अपनाई, मैंने मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय पर, झट उमड़ वेदना आई। यानी अपने आप के ऊपर देखने का अपनाया है ना। तो समाज से अधिक व्यक्तिगत जीवन पर बल दिया, अकेलापन, आत्मसंघर्ष, अंतर्द्वंद। देखो, बंदा इकल्ला बैठा होगा तो अपने आप ही सोचे जाएगा कुछ ना कुछ, है ना। तो ये सब इसमें आ गया, क्योंकि वैसे भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट था इस पे। बौद्धिकता की बात करें तो भावुकता इसमें नहीं है, बुद्धि तत्व पर विश्वास किया गया है, गूढ़ और जटिल विषयों को इसमें उठाया गया है। प्रतीक तो ऐसे हैं, पता ही नहीं चलता कि कवि कहना क्या चाह रहा है। बहुत उलझी हुई कविताएं भी हैं, और पता नहीं चलता कि कवि कहना क्या चाहते, क्योंकि अचेतन के गह्वर की बातें की गई हैं इसमें। ये सब आ जाएगा। और आधुनिक जीवन की जटिलता है, अस्तित्ववादी दर्शन है। अस्तित्ववादी दर्शन, सार्त्र जो हैं अस्तित्ववाद के पितामह कहे जाते हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं कि बस जीवन निरर्थक है, मतलब जो है क्षण है, भोग लो, क्षणवाद जो आज है। मतलब अच्छा, तुम फॉरेन कंट्रीज में देखते हो, वो 4 दिन काम करते हैं, 2 दिन आराम करते हैं। वो कहते हैं बस, वो कोई नहीं, हम अपने अपन लोग ही सोचते हैं बच्चों के लिए जोड़ जाए, ये जड़ जाए, वो जाए। वो अपने एंजॉय करते हैं जिंदगी को, ठीक है। तो क्षणवादी हैं। प्रयोगवाद के प्रमुख कवि ये हैं, अज्ञेय जी हैं, गिरिजा कुमार माथुर हैं, भारत भूषण अग्रवाल हैं, धर्मवीर भारती हैं, नरेश मेहता और रघुवीर साई। इन्होंने नए नए प्रयोग किए। अब तार सप्तक पे आ जाता है। तार सप्तक सप्तक पत्रिका जो थी, इसमें, और ये 1943 में प्रकाशित हुई। संपादक इनके अज्ञेय जी थे। दूसरा सप्तक नए कवियों को इसने मंच दिया। तीसरा सप्तक प्रयोगवाद को सुदृढ़ किया इन्होंने, और ये अपनी उपलब्धियां आ गई इसकी, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम, प्रयोगवाद और नई कविता का संबंध क्या है। तो देखो, प्रयोगवाद और जो है ना, इसकी सीमाएं भी देख लो। सॉरी, जटिल है, कठिन है, जन सामान्य से दूर है, अचेतन के गह्वर की बातें की गई है, उलझी हुई है, और समझ नहीं आता, ये मूल्यांकन हो गया, ये निष्कर्ष है इसका। ठीक है, सारे नोट्स आपको अपेक्स एकेडमी के एप्लीकेशन पे प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आपने अपेक्स एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। वहां आप स्टोर सेक्शन में जो भी कोर्स आप चाहते हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे आप मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं,
चाहे आप कर रहे हो मास्टर कैडर की तैयारी, आप अपना कोर्स सर्च कीजिए। आपको अपने कोर्स में कोर्स के हिसाब से जो जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारे नोट्स मिलेंगे। और इन केस कहीं भी आपको प्रॉब्लम है तो आप हमारे नंबर है 8872688075 उन पे कॉल कर सकते हैं। ये थोड़ा तार सप्तक का परिचय भी मैंने दिया है इसीलिए क्योंकि वास्तव में 1943 में आया और अगे जी ने इसको शुरुआत की। ठीक है। साप साप सप्तक का अर्थ है सात, तार का अर्थ है उचित या तीव्र स्वर। तार सप्तक का अर्थ हुआ सात कवियों के उच्च स्वर में व्यक्त नवीन काव्य संग्रह। ये तार सप्तक की पृष्ठभूमि है कि 40 के दशक में भारतीय इतिहास में समाज और संक्रमण के लिए संक्रमण का काल था। स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम सीमा पर था। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव था। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहे थे। साहित्य में छायावाद अपनी सीमाओं तक पहुंच चुका था। प्रगतिवाद अत्यधिक वैचारिक हो गया था। ये समय आ गया। ये कवि हैं, इन पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि पहले तार सप्तक था उसमें कौन कौन से कवि थे। ठीक है। ये सब कवि अलग अलग प्रवृत्तियों के थे। ठीक है। समानता थी लेकिन अब तार सप्तक की विशेषताएं की थी क्या थी कि प्रयोगशीलता शुरू हो गई थी। व्यक्तिवाद जो विशेषताएं हमने प्रयोगवाद की है ना वो ही सेम है। आपको तार सप्तक की विशेषताएं आ जाए ना तो आपको बनाना नहीं है, आप यही कर देना। ठीक है। प्रतीक योजना, बिंब योजना, भाषा। उद्देश्य क्या था इसका कि ये तार सप्तक एक नए कवियों को नया मंच दे रहा था। ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे क्या है, हिंदी कविता में नवीनता आ रही थी, परंपरा के बंधन टूट रहे थे। महत्व क्या था कि प्रयोगवाद की आधारशिला रख दी गई। नई कविता का मार्ग प्रशस्त हुआ, नई कविता का उदय हुआ। अब तार सप्तक की सीमाएं आ गई कि जन सामान्य से दूर था, अस्पष्ट था, आलोचनात्मक दृष्टिकोण था, है ना। तो ये सब इसमें आ जाएगा। कुछ प्रयोगवादी कवियों की सूची है। प्रथम श्रेणी के प्रयोगवादी कवि कौन कौन से हैं देखो, ये सारे। द्वितीय श्रेणी के प्रयोगवादी कवि हैं ये सारे। ठीक है। अब नोट्स दे दिए हैं, अब याद करना आपकी ड्यूटी है। संबंधित प्रभाव ग्रहण करने वाले कवि थे केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण जी। तो ये थे आपके कवि। अब इनकी विशेषताएं, अज्ञेय की विशेषताएं तो अज्ञेय तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक रहे हैं। भाषा में प्रतीकात्मकता है, बिंबात्मकता है। प्रमुख रचनाएं अज्ञेय जी की हैं, हरी घास प्रशन भर, असाध्य मीना, आंगन के पार द्वार। अब आ गया मुक्तिबोध जी। इनका चांद के मुंह टोडा प्रमुख है, बाकी अंधेरे में। ब्रह्म राक्षस कविता इनकी बहुत अच्छी है। भारत भूषण अग्रवाल जो है इनका जागते रहो और उतना वह सूरज है रचनाएं हैं। तो बहुत कम शब्दों में मैंने इनकी काव्यगत विशेषताओं को भी तुम्हें बता दिया है सारे कवियों की। ठीक है ना, ताकि तुम इसको अच्छे से समझ सको। और इतना ही करने की जरूरत है। बस करना क्या है, आपने अपेक्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सेम 4 में है, तो ये आपके भी सिलेबस में है। ठीक है। इसी तरह से अगर आप एमए कर रहे हैं तो एमए में जहां भी आपका प्रयोगवाद आ जाएगा तो वो आपका इस आपके पाठ्यक्रम में है। ठीक है। अगर आप यूजीसी नेट कर रहे हैं तो भी आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास एक कॉमन विषय है। इस कॉमन विषय को किसी भी हम ये मानते हैं जैसे किसी एक बंधन में नहीं बांध सकते। ठीक है ना। ये अज्ञेय जी का विस्तृत चित्रण है। उन्होंने बहुत यात्राएं की। ठीक है। साहित्यिक योगदान दिया जो उसके बारे में भी चर्चा कर दी है। भाषा शैली कैसी थी, प्रमुख कृतियां थी, ऐसे सारे के सारे कवियों के बारे में आपको परिचय दिया गया है। ठीक है। अज्ञेय की कवि की पंक्तियां पंक्तियां जरूर याद कर लेना। अज्ञेय का साहित्यिक महत्व क्या है, और इसके साथ साथ अज्ञेय जी के जीवन का परिचय हो गया। ये अज्ञेय ही नहीं, बाकी के सारे कवि भी आपको इसमें साथ में मिलेंगे। और काव्यगत विशेषताएं भी साथ में। वो ही काव्यगत विशेषताएं सबकी मिलती ही हैं। ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन फॉर्म में इसलिए दिया गया है कि आप एक क्वेश्चन करें तो आपको समझ में आ जाए इसका आंसर इस तरह से मुझे लिखना है। गजानन माधव मुक्तिबोध, मुक्तिबोध जी का ये जीवन बताया है। ठीक है। ये परेशानियां जो जिंदगी में रही उनके बारे में बताया है। ये आलोचक भी रहे, निबंधकार भी रहे, ये फिर बताया है। फिर काव्यगत विशेषताएं की व्यक्ति के स्वयं से संघर्ष की बात करते हैं, आत्मविश्लेषण की बात करते हैं, बौद्धिकता और जटिलता है, वेंटेंसी है। वेंटेंसी मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, धुएं वाला
जैसे धुआं सा होता है ना, कोहरा होता है जैसे, जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे ही प्रमुख कृतियां कौन सी हैं? चांद का मुंह टुडा है, बुरी बुरी खाक धूल। कुछ पंक्तियां भी बता दी हैं, अब तक क्या किया, जीवन का क्या जिया, कुछ कुछ पंक्तियां याद कर लेना ना, क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चन आते हैं ना उसमें लिखो तो बहुत सही रहता है। और ये जितने भी कवि हैं, आपको हर कवि के बारे में यहाँ बताया गया, ठीक है ना, हर कवि के बारे में, ये नहीं है। अब करना क्या है, देखो मैं आप पढ़ती रहूंगी, पेपर रीडिंग की तरह करती रहूंगी तो तुम्हारा भी समय खराब होगा। तो कोर्स में इसको दे दिया गया है, आपको क्या करना है, आप, क्योंकि पहले क्या था कि मतलब ये था कि हमारे पास टेक्नोलॉजिकल इतना एडवांसमेंट नहीं थी, तो हम लोग ये चीजें लिखवाते थे, है ना, और लिखने में लगता है बेटा टाइम वेस्ट। अब तुमने क्या करना है, तुमने बस इनको पढ़ना है, ठीक है। तो सारे बहुत इजी भाषा में आपको नोट्स सारे प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपेक्स एकेडमी के एप्लीकेशन से जुड़ना है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। और अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है कोर्स को लेने में, आपको प्रेपरेशन में, आप बाय द मास्टर कैडर की प्रेपरेशन कर रहे हैं और आपको लगता है कि एग्जाम नजदीक आ गया, तो कोई डरने की बात नहीं है। या आप यूजीसी नेट केवी की, अथवा आप किसी ग्रेजुएशन में भी हैं तो भी टेंशन की जरूरत नहीं है। और हमने बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव ये लिया है कि पंजाब डिग्री क्लासेस, हमारा एक यूट्यूब चैनल जो है, उसमें हम ग्रेजुएशन की क्लासेस लगाते हैं। ग्रेजुएशन के सारे कोर्सेज आपको उस पे मिलता है, और ईच एंड एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड। उसमें हर टॉपिक का सिलेबस, हर क्लास का, उसके साथ साथ उसके वीडियो लेक्चर्स प्लस नोट्स भी देते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।